हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 27 नवंबर 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी नेशनल मिल्क डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 25 मई, ऑप्शन डी 26 नवंबर। देखिए, भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2014 में 26 नवंबर के दिन भारतीय डेयरी एसोसिएशन ने पहली बार यह दिवस मनाने की पहल की थी। ध्यातव्य है कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन के मार्गदर्शन में ही भारत में कई महत्वपूर्ण संस्थाओं जैसे कि गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड यानी और आपका राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आदि का गठन किया गया था। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है, जबकि गुजरात स्थित अमूल देश की सबसे बड़ी दुग्ध सहकारी संस्था है। यह दिवस इस तथ्य को उजागर करने के लिए मनाया जाता है कि किस प्रकार डेयरी एक अरब लोगों की आजीविका का एक प्रमुख साधन है। तो इसका सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी 26 नवंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस देश ने आम जनता के लेदर कोट पहनने पर वो इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए उत्तर कोरिया, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी पाकिस्तान। देखिए, उत्तर कोरिया ने आम जनता के लेदर कोट पहनने पर वो इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है। यही नहीं, इस कोट को पहनने से भी लोगों को रोका जा रहा है। किम जोंग उन ने कहा है कि पुलिस ने उत्तर कोरिया के लोगों को निर्देश दिया है कि लेदर कोट को नहीं पहने, क्योंकि यह पार्टी के दिशा निर्देशों का हिस्सा है कि कौन इसे पहन सकता है और कौन नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए उत्तर कोरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। किस एजेंसी ने अभी हाल ही में यह खुलासा किया है कि ईरान के साथ वार्ता में कोई प्रगति नहीं हुई है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्रीय महासभा, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रासी ने एजेंसी के बोर्ड की त्रैमासिक बैठक में कहा कि कुछ दिन पूर्व तेहरान में हुई बातचीत रचनात्मक होने के बावजूद अनिर्णायक रही। वर्ष 2015 में ईरान परमाणु समझौते को पुनर्लागू करने के लिए वार्ता फिर से शुरू होने से कुछ दिन पहले संयुक्त राष्ट्र के परमाणु प्रहरी ने अपने एक बयान में यह कहा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी पर विवादों पर तेहरान के साथ बातचीत में कोई प्रगति नहीं हुई है। ईरान चाहता है कि अमेरिका उस पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटा दे, उक्त समझौते से हटने की जिम्मेदारी स्वीकार करे और गारंटी दे कि वो समझौता को फिर से नहीं छोड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में प्रत्ययन योजना के ई पोर्टल का शुभारंभ किस दिनांक को हुआ है? ऑप्शन ए 20 नवंबर 2021, ऑप्शन बी 22 नवंबर 2021, ऑप्शन सी 23 नवंबर 2021, ऑप्शन डी 24 नवंबर 2021। देखिए, कोयला, खान और संसदीय कार्य केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने 23 नवंबर 2021 को खनिज अन्वेषण के लिए एक प्रत्ययन योजना यानी एक्रीडिटेशन स्कीम के ई पोर्टल का उद्घाटन किया है। भारत में इस ई पोर्टल के शुभारंभ में खनन ब्लॉकों की खोज के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद मिलेगी। यह पोर्टल कोयले की नीलामी के दौरान पारदर्शिता सुनिश्चित करने में भी मदद करेगा। पूरे देश के लिए काम करने के लिए यह ई पोर्टल अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी हितधारकों को एक साथ लाएगा। यह पोर्टल खनन प्रक्रिया को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकारों को अधिक सहायता देने पर विचार करने में मदद करेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी 23 नवंबर 2021। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रबंधन एजेंसी इंटरपोल ने यूएई के निम्न में से किस मेजर जनरल को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन ए अहमद खान, ऑप्शन बी अहमद नसीर अल रियासी, ऑप्शन सी अहमद शाह मसूद, ऑप्शन डी अहमद नदीम कासमी।
देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रबंधन एजेंसी इंटरपोल ने यूएई के मेजर जनरल अहमद नसीर अल राइसी को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। इंटरपोल ने संयुक्त अरब अमीरात के गृह मंत्रालय के महानिरीक्षक मेजर जनरल अहमद नसीर अल राइसी को 4 साल के लिए अध्यक्ष चुना है। गौरतलब है कि इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है, जबकि इस्तांबुल तुर्की का शहर है, जहां पर इंटरपोल के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, अहमद नसीर अल राइसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड विजेता निम्न में से किस प्रसिद्ध असमी कवि का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन ए सनन ताती, ऑप्शन बी माधव कंदली, ऑप्शन सी नलिनीधर भट्टाचार्य, ऑप्शन डी हमन तांती। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता असमिया कवि सनन तांती का हाल ही में दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 69 साल के थे। तांती को अपने कविता संग्रह केलोईर दिनो तो अमार होवे यानी कल का दिन हमारा होगा के लिए 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। उन्होंने 1971 में जोरहाट में असम चाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में एक कर्मी के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी और 2012 में उप भविष्य निधि आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, सनंत तांती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बांग्लादेश के किस क्रिकेटर एवं टी20 कप्तान ने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन ए मोहम्मद नईम, ऑप्शन बी सौम्य सरकार, ऑप्शन सी लिंटन दास, ऑप्शन डी मोहम्मदुल्लाह रियाद। देखिए, बांग्लादेश के क्रिकेटर एवं टी20 कप्तान महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। महमूदुल्लाह ने साल 2009 में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था। महमूदुल्लाह का आखिरी टेस्ट मुकाबला साल 2021 में जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में रहा। इस मुकाबले में उन्होंने 6वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 150 रन की नाबाद बेहतरीन शतकीय पारी खेली। बता दें कि मोहम्मदुल्लाह मौजूदा समय में बांग्लादेश क्रिकेट टीम के टी20 इंटरनेशनल प्रारूप के कप्तान हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, महमूदुल्लाह रियाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत मालदीव और किस देश ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती के 15वें संस्करण का मालदीव में आयोजन किया? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी रूस। देखिए, भारत, मालदीव और श्रीलंका ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती के 15वें संस्करण का मालदीव में आयोजन किया। वर्ष 2021 में दोस्ती त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास का 30वां वर्ष है। यह अभ्यास 20 नवंबर को शुरू हुआ और 25 नवंबर को समाप्त हुआ। त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का आयोजन दोस्ती को और मजबूत करने, 3 देशों के तटरक्षकों के बीच सहयोग बनाने और आपसी परिचालन क्षमता बढ़ाने और इंटरऑपरेबिलिटी का अभ्यास करने के उद्देश्य से किया गया था। दोस्ती तटरक्षक अभ्यास पहली बार 1991 में शुरू किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया का प्रतिनिधि चुना गया है? ऑप्शन ए प्रवीण सिन्हा, ऑप्शन बी गौरव आहूजा, ऑप्शन सी मानस श्रीवास्तव, ऑप्शन डी कृपानंद दास। देखिए, हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया का प्रतिनिधि चुना गया है। इससे पूर्व सीबीआई के तत्कालीन निदेशक और एनसीबी इंडिया के प्रमुख पीसी शर्मा को वर्ष 2003 से 6 के लिए इंटरपोल में एशिया का उपाध्यक्ष चुना गया था। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल एक अंतर सरकारी संगठन है जो 194 सदस्य देशों के पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करने में मदद करता है। प्रत्येक सदस्य देश में इंटरपोल का नेशनल सेंटर ब्यूरो यानी एनसीबी होता है। यह उन देशों को के अंतरराष्ट्रीय कानून प्रबंधन को अन्य देशों और जनरल सचिवालय से जोड़ता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भारत में नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में नामित किया गया है। इसका सचिवालय सदस्य देशों को कई प्रकार की विशेषज्ञता और सेवाएं प्रदान करता है। इसका मुख्यालय लियो, फ्रांस में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, प्रवीण सिन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती इंडोनेशिया कॉर्पेट का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए 35वां, ऑप्शन बी 36वां, ऑप्शन सी 37वां, ऑप्शन डी 38वां। देखिए, भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती इंडोनेशिया कॉर्पेट का 37वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास के दोनों राष्ट्रों के समुद्री गश्ती विमान हिस्सा लेंगे। इन दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच आपसी विश्वास, तालमेल और सहयोग को रेखांकित करता है। समुद्री संपर्कों को सुदृढ़ करने हेतु दोनों नौसेनाएं वर्ष 2002 से वर्ष में 2 बार अपनी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ कॉर्पेट अभ्यास का संचालन कर रही है। इस अभ्यास का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र को वाणिज्यिक नौवहन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैध समुद्री गतिविधियों के संचालन के लिए सुरक्षित करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 37वां। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।